Ji Bismillahirrahmanirrahim, and we are approaching to the last question of the reading exam, and this question is the MCQ's multiple choice questions of the reading. Note see करा लो recording. ये क्या हुआ? So now this question is of the MCQs, multiple choice questions of the reading exam. In reading MCQs, there are a few things which must be kept in the mind. The first thing that students should keep in the mind, पहली चीज जो ज़हन में रखने की जरूरत है for MCQs of the reading exam, MCQs of PTE reading MCQs याद रखिएगा. The first thing is the low marks. पहली चीज याद रखनी है, marks are very low. For an example, अगर मैं बात करता हूँ low marks की, the first thing is that if it is number one, multiple answer. If there is multiple answer MCQs, exam में multiple answer MCQs जो है ना जी वो आएंगे दो questions, with 2 questions in total, and their marks will be maximum 3. And if it is a number two, if it is a single answer MCQ, सिंगल आंसर है जी ये एमसीक्यू, तो सिंगल आंसर एमसीक्यू जो है ना जी उनके भी एग्जाम में 2 सवाल होंगे. देयर नंबर इज टोटल 1.5. So the marks are very low. So one fact about the MCQs, but the second fact is more dangerous, that there is negative marking. The negative marking. The second one is the negative marking. So negative marking is more dangerous. ज्यादा खतरनाक है जी. तो इसलिए हमें MCQs को करते वक्त दो चीजों को अपने जहन में रखना है. अगर हम MCQs को अटेम्प्ट करते हुए, if we are dead sure about the answer, please mark the answer. I will let you know that how you will answer. मैं बताता हूँ कैसे आंसर करना है और इंशाल्लाह हमारा कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा. मगर एक बात जहन में रखिए, if you are not 110% sure about the answer, please do not tick the answer, because अगर गलत हो जाता है this will turn into -1 और अपना पॉजिटिव नंबर जाया करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. The opportunity cost of -1 can be even one of my students stuck at 89, and this will be a thing in his heart for the whole life that वो 90 नहीं ले सका. He is stuck on 89, and that may be because of the negative marking that might have come across in the MCQs. Okay, तो इसलिए काइंडली कंसिडर कीजिएगा. अगर आप श्योर नहीं है तो मत मार्क करें आंसर को, लेकिन अगर आप श्योर है तो जरूर कर दीजिए. सो एक तो है नेगेटिव मार्क. दूसरी बात को याद रखिएगा, द क्वेश्चन स्टेटमेंट. तीसरी बात, क्वेश्चन स्टेटमेंट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन स्टेटमेंट इज वेरी कंफ्यूजिंग इन दीज MCQs. फॉर एन एग्जाम्पल, क्वेश्चन कहता है हाईलाइट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स. अब आप बताएं, नॉर्मली आप रियल लाइफ में बात करें तो MCQs जब भी आते हैं इनकरेक्ट नहीं करेक्ट स्टेटमेंट्स के लिए आते हैं. आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर्स. You will find in PTE MCQs, you will find a question that highlight the incorrect options. नॉर्मली MCQs आते हैं हाईलाइट द करेक्ट ऑप्शंस. PTE के MCQs के अंदर you will find the question as well. What is that? That is identify the incorrect options. And number 4, चौथा फैक्ट याद रखिएगा, अलर्ट हो, अलर्ट रहिएगा, अलर्ट फ्रॉम the option C. ऑप्शन C से बड़े अलर्ट रहिएगा, बिकॉज ऑलमोस्ट इन एवरी सेकंड क्वेश्चन जो आपका C होता है वो आपका जो C आंसर है that remains the correct answer. So C से बड़े अलर्ट रहिएगा. I'm not saying कि तुक्के मार दें C के ऊपर because माइनस नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन C से अलर्ट रहने की जरूरत बहरहाल जरूर है. मेजॉरिटी क्वेश्चंस में अगर मल्टीपल आंसर MCQs है तो C मोर लाइकली 80% तक के क्वेश्चंस के अंदर एक करेक्ट आंसर होता है. सो मैंने आपको 4 बातें बताई MCQs के बारे में. नंबर 1, वेरी लो स्कोर क्वेश्चन. नंबर 2, याद रखिएगा आपके इस नेगेटिव मार्किंग की वजह से ज्यादा डेंजरस है. नंबर 3, इसके क्वेश्चन स्टेटमेंट को बड़े गौर से पढ़ना है, बिकॉज इट इज द ओनली MCQ इन द रियल लाइफ एग्जाम्स जिनके अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को भी हाईलाइट करने के बारे में बात करते हैं डिस्पाइट ऑफ बीइंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स. ओके, एंड नंबर 4, C से अलर्ट रहिएगा. मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कंटेन C एज द करेक्ट आंसर in them. Okay, so we are going to work on the questions one by one, and then I will let you know that आपने कैसे सॉल्व करना है. आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस एग्जाम में आएगा, एंड देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 1 है. That I should see a question number 1 ही है सॉफ्टवेयर का. And what the question says, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, I'm retrying and then I look into the question. क्वेश्चन कहता है read the text, read the text and answer the multiple choice question by selecting the correct response. More than one response is correct. कहता है कि जो करेक्ट रिस्पॉन्स है उसको टिक कर दीजिए. अब जो स्टूडेंट यहां तक पढ़ते हैं they will make all answers wrong. What is the reason? आगे देखिएगा, which of the following statement is incorrect. ऊपर कह रहे हैं mark the correct
क्वेश्चन में टॉप पे कह रहा था एग्जामिनर रीड एंड मार्क द करेक्ट रिस्पॉन्स, नीचे सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. So if somebody will miss this statement, if somebody will miss this specific sentence, ये वाला सेंटेंस अगर किसी का रह गया तो उसके दोनों आंसर्स बीइंग करेक्ट मार्क किए उसने, तो क्या हो जाएंगे, -2 हो जाएगा. तो काइंडली इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़िएगा. मैंने टॉक अबाउट द रीडिंग एमसीक्यूज. ओके, अब तरीकाकार क्या होगा, आप इन स्टेटमेंट्स को एक दफा क्विक गो में पढ़ लीजिए. द ब्रेन वर्क्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द थॉट्स एंड द मेमोरीज पोस्ट स्लीप. सोने के बाद ब्रेन जो है वो आपके मेमोरी को ऑर्गेनाइज करता है. Pitful, टूटी हुई sleep mean disturbs the blood circulation. A sleep of 12 hours is sufficient in the teenagers to perform above par. Teenagers के लिए 12 घंटे, babies require 16 hours sleep, and lesser sleep makes individual more active, individual को active करती है. Is it done? So उसने कहा incorrect statements को लिखना है. अब तरीका कार ये होगा कि हम सबसे पहले एक लाइन पढ़ेंगे फुल स्टॉप तक. एक लाइन से मुराद है वन सेंटेंस पढ़िएगा एग्जाम. एक सेंटेंस पढ़ें और उस एक सेंटेंस को पढ़ने के बाद अपने गिवन ऑप्शंस के साथ कंपेयर कर लें उस सेंटेंस. हर एक सेंटेंस के बाद अपने ऑप्शंस को देखते जाएं. जहां पे आपको लगता है कि इस लाइन के बाद मेरा कोई एक स्टेटमेंट चेक होता है एज एन इनकरेक्ट, करते जाएं ताकि आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ के समझ के स्टेटमेंट्स पे आके टाइम जाया करना ना पड़े. ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड वन बाय वन. हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, वन लाइन आंसरिंग मेथड. व्हाट इज वन लाइन आंसरिंग मेथड? हम हर लाइन को पढ़ने के बाद अपनी स्टेटमेंट्स को देखेंगे और हमारी हर लाइन के बाद अगर कोई स्टेटमेंट आंसर हो रही है तो हम करेंगे इस तरह से. हमारे अगर दो ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं तो हमें दो लाइंस इन आउट ऑफ 5-6 सेंटेंसेस में, इन 5-6 सेंटेंसेस में 2 सेंटेंसेस ऐसे जरूर मिलेंगे जो हमारी 2 इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को टिक कर देंगे. इज इट फाइन? सो नाउ we require good sleep to restore brain chemicals and provide the rest necessary to the body. सोना जरूरी है ताकि ब्रेन को नेसेसरी केमिकल्स भी मिल सके और बॉडी को रेस्ट मिल सके. पहली स्टेटमेंट है ब्रेन वर्क्स, मेमोरी की बात हो रही है. पिटफॉल, स्लीप डिस्टर्ब की. किसी एक स्टेटमेंट का आंसर भी इस स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं करता है. आगे चलिएगा जी. सो अकॉर्डिंग टू से लेके मैं आ रहा हूं अगला पूरा सेंटेंस मार्क कर रहा हूं और यहां तक मार्क कर दिया. ओके, According to a few researchers and the medical practitioners, कुछ researchers और medical practitioners के मुताबिक during slumber, सोने के दरमियान, during slumber, सोने के दरमियान, slumber, the brain organizes and restores memory. सोने के दरमियान आपका ब्रेन मेमोरी को रिस्टोर करता है. Is it fine? अब यहां इस तरफ आइए. The brain works on organization of the thoughts and memories post sleep. पैसेज क्या कह रहा है? During sleep. स्टेटमेंट क्या कह रही है? आफ्टर स्लीप. इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, सो हमने इसको टिक कर दिया. वन स्टेटमेंट दैट लुक्स रॉन्ग, इट इज स्टेटमेंट नंबर 1. इज इट डन? अब हम एक सेंटेंस और पढ़ लें और ये जा रहा है यहां तक. ओके, द लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप, अच्छा नींद का ना होना, अफेक्ट आवर हार्मोनल बैलेंस, एपिटाइट एंड डे टाइम फंक्शनिंग एंड इम्यून सिस्टम. एक स्लीप का प्रॉपर ना होना हमारी डे टाइम की फंक्शनिंग को, इम्यून सिस्टम को और हमारे हार्मोनल बैलेंस को जो है ना वो डिस्टर्ब कर देता है, अफेक्ट करता है. अब ये तो हो गई, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं. अब इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद बाकी चारों को देखिए. फिटफुल स्लीप डिस्टर्ब द ब्लड सर्कुलेशन. नो 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 नो, एंड देयर इज नो आंसर जो हम इस सेंटेंस की बेस पे कर सके करेक्ट और इनकरेक्ट. आगे चलिए. सो एक लाइन और मार्क कर लीजिए. गुड स्लीप इज अनइंटरप्टेड एंड रेस्टफुल विच इज नॉट इन द केस ऑफ फिटफुल स्लीप. जो आपकी फिटफुल स्लीप है उसकी तरह नहीं होती, बल्कि गुड स्लीप होती है जिसमें कोई इंटरप्शन ना हो और बड़ी रेस्टफुल हो. किसी स्टेटमेंट का आंसर इससे होता है? आंसर इस नहीं होता. आगे चलिएगा जी. सो नाउ अब आगे चलिए. कहता है योर मसल्स रिलैक्स ड्यूरिंग अ गुड स्लीप. देख लें मसल के रिलैक्स होने का कहीं पे जिक्र है? गुड स्लीप में कोई जिक्र नहीं है. अगले सेंटेंस पे चले गए. इस तरह से हम अगले सेंटेंस में जब आते हैं, इट हेल्प्स, यानी कि गुड स्लीप. आप पीछे क्या जिक्र हो रहा है? रिलेशनशिप बिल्डिंग में देखें जो मैंने आपको सिखाया था, फिल इन द ब्लैंक्स पे रिलेशनशिप बिल्ड करने प्रीवियस लाइन से. अब कह रहा है इट आल्सो हेल्प्स. क्या किसको हेल्प करता है? फिर क्या हेल्प कर रहा है? गुड स्लीप. ओके, सो नाउ इट आल्सो हेल्प्स, यानी गुड स्लीप हेल्प्स योर बॉडी टू रीअरेंज वंस और ट्वाइस ईच डे आवर्स ऑफ द स्लीप सो द ब्लड सर्कुलेट्स प्रॉपर्ली. कहता है अगर आपकी स्लीप अच्छी हो तो उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी जो है ना वो नॉर्मलाइज होती है. क्लियर है नॉट? वो नॉर्मलाइज होती है. अच्छा स्लीप जो है वो आपकी हर कहते हैं कि इट आल्सो हेल्प्स योर बॉडी रीअरेंज वंस और ट्वाइस ड्यूरिंग ईच आवर ऑफ द स्लीप सो द ब्लड सर्कुलेशन द ब्लड सर्कुलेट्स प्रॉपर्ली. आपकी बॉडी रीअरेंज करती है और ब्लड प्रॉपर्ली सर्कुलेट होता है अगर गुड स्लीप हो तो.
देखिएगा, फिटफुल स्लीप डिस्टर्ब्स द ब्लड सर्कुलेशन, यहाँ पे डिस्टर्बेंस का जिक्र नहीं हुआ हुआ, यहाँ पे गुड स्लीप से ब्लड के ठीक होने का जिक्र हुआ। फिटफुल स्लीप डिस्टर्ब्स द, अगर गुड होने से अच्छा हो रहा है तो फिटफुल स्लीप से बुरा ही होगा ना, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। सो अगली तो इसके साथ मैच ही नहीं कर रहे। मार्क वन मोर लाइन, babies need to sleep for about 16 hours a day while children need to about 9 to 16 hours sleep। बच्चों को 16 घंटे स्लीप चाहिए होती है, जबकि वो छोटे बच्चों को, बेबीज को और थोड़े बड़े बच्चों को 9 to 16 आवर्स की स्लीप चाहिए होती है। फिट फॉर स्लीप डिस्टर्ब द ब्लड सर्कुलेशन, नहीं आंसर इसका मिलता है इससे। A sleep of 12 hours is sufficient for the teenagers to perform above par। टीनेजर से क्या मुराद हुआ? चिल्ड्रन। यहाँ पे दिया हुआ है 9 to 16, यहाँ पे दिया हुआ है 12 आवर्स, तो लगता है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। वी आर गोइंग टू प्रेस द स्टेटमेंट। इज इट क्लियर नॉट? वो कह रही है 9 to 16, ये कह रहा है 12 आवर्स। ये कहता है कि 9 to 16 चिल्ड्रन के लिए जरूरी है फॉर देयर गुड फंक्शनिंग, यहाँ पे कह रहा है 12 आवर्स की सफिशिएंट है। इसका मतलब ये हो गया कि दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, आगे चलिएगा। सो नाउ teenagers require 9 hours of the sleep and adults 7 to 8 hours sleep। अब फिर teenagers पे आ गया। teenagers की बात एग्जैक्टली यहाँ पे फिर दोबारा हो रही है, कह रहा है teenagers को 9 आवर्स चाहिए, ये क्या कह रहा है? teenagers को 12 आवर्स चाहिए। तो इट इज अ रीअश्योरेंस कि आपका ये स्टेटमेंट गलत है, जिसको हमने क्लिक किया, और ये सी स्टेटमेंट है, जरा देख लीजिएगा। 1 2 3 मींस ए बी सी। दैट आई वाज सेइंग दैट इन एवरी क्वेश्चन गेट अलर्ट अबाउट द सी स्टेटमेंट। 80% क्वेश्चन में सी आंसर रहता है। क्लियर जी? आगे चलिएगा। इफ यू डोंट स्लीप बेटर, अच्छा अब कई लोग क्या करते हैं, दो हो गए और यहीं से बाहर निकल गए। याद रखिएगा, जब मल्टीपल आंसर है तो तीन आंसर्स भी ठीक हो, तीन स्टेटमेंट्स भी आपके आंसर हो सकते हैं, ऑल स्टेटमेंट्स भी आंसर हो सकते हैं। Okay, so do not get a pre-minded, don't become a pre-minded personality के दो ही आंसर होंगे मल्टीपल है। मल्टीपल से मुराद होता है एक से ज्यादा, वो तीन भी हो सकते हैं, वो दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। क्लियर? इस चीज को पूरा रीड करना है। इफ यू डू नॉट स्लीप बेटर, अगर आप अच्छा नहीं सोते से लेके यहां तक, जहां तक सेंटेंस चल रहा है, मैं मार्क कर रहा हूं पूरे सेंटेंस को फुल स्टॉप पे। इफ यू डोंट स्लीप बेटर, अगर आप अच्छा नहीं सोते, यू हैव अ डिफिकल्ट टाइम कंसेंट्रेटिंग, आपके लिए काम पे कंसेंट्रेट करना मुश्किल होगा। एंड रिमेन इनएक्टिव, और आप इनएक्टिव रहेंगे। फील फटीग, थके हुए महसूस करेंगे। ड्यूरिंग डे टाइम विच अफेक्ट्स योर ओवरऑल परफॉर्मेंस इन अ बैड वे, जो आपकी परफॉर्मेंस को बहुत बुरा ट्रीट करता है। इफ यू डोंट स्लीप बेटर, fitful sleep disturb the blood flow, no। Babies require 16 hours every day, answer is no। And then lesser sleep makes individual active, ये कह रहा है आपकी जो लेसर स्लीप है वो इंडिविजुअल्स के दिन को फटीक करता है। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि लेसर स्लीप कीप इंडिविजुअल मोर एक्टिव, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। क्लिक कर देता हूं इसको। फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स एंड इरिटेशन अफेक्ट्स योर रूटीन लाइफ एज वेल, और आपके मूड स्विंग्स भी होते हैं और रूटीन लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। तो हमने देखा, हमें लगता है कि ये तीन स्टेटमेंट्स वो हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। इज इट फाइन और नॉट? सो वी शुड प्रेस स्टॉप एंड सी दैट if they are right or not। So all are three are the correct answers। So what I told you, multiple answers never means that दो ही ठीक होंगे। I told you it can be even three। So क्या तरीका बताया सर? तरीका ये करना है कि आपने हर एक सेंटेंस को पढ़ने के बाद मैच करना है किसके साथ? अपनी स्टेटमेंट्स के साथ। हर सेंटेंस के बाद इस तरह से अगर 6-7 सेंटेंसेस है, जैसे सेंटेंसेस खत्म होंगे ऑटोमेटिकली आपके आंसर्स भी हो चुके हुए होंगे। ओके, लेकिन क्वेश्चन स्टेटमेंट को इंपॉर्टेंट होगा पढ़ना, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन स्टेटमेंट को इफेक्टिवली पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो आंसर निकालना वुड बी रिलेटिवली बेटर। सो रीड एवरी स्पेसिफिक सेंटेंस ऑफ द पैसेज and compare the sentence with your statements। After every sentence you will get the answer or you will not get the answer। जैसे ही पैसेज खत्म होगा आपके आंसर्स पूरे हो चुके होंगे। लोग करते ये हैं कि पहले पूरे का पूरा पैसेज पढ़ते हैं, इसके कीवर्ड्स निकालते हैं, कीवर्ड्स को पढ़ने के बाद फिर वो स्टेटमेंट से कंपेयर करते हैं एंड दे लूज द डबल टाइम। ओके, सो हर एक सेंटेंस के पढ़ने के बाद आप अपनी ऑप्शंस को देखते जाएंगे, जहां आपको जिस सेंटेंस के बाद लगता है कोई एक ऑप्शन आपका आंसर बन रही है उसको क्लिक कीजिए और सी से जरूर अलर्ट रहिएगा।